हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं 6th चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास 11 के लिए पॉलिटिकल साइंस में अब तक हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यह हमारा 6th चैप्टर है जिसके साथ हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बाद है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जो हर देश अपने इंडिपेंडेंस के वक्त बनाता है ताकि वो आगे जो फ्यूचर आने वाला है उसमें अपना देश कैसे चलाएगा। उसमें सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर लिखे होते हैं कि राष्ट्रपति कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा और कैसे बनेगा, क्या क्वालिफिकेशन होंगे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन कमीशन, ऐसे हर प्रोविजन लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये जो सामने आपको दिख रहा है चार्ट, ये चार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही है। इसमें लगभग सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं उस बुक में। कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्बाइंड बुक है जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, हर देश का नहीं। अगर आजादी के वक्त कोई भी देश अपना कॉन्स्टिट्यूशन न तैयार करे तो बहुत टफ होगा। अगर रूल न तैयार करे तो बहुत टफ होगा कि आखिर आगे देश कैसे चलेगा उसका, क्योंकि उसमें ही आपके लिखे होते हैं नेचर कि आपका देश कैसे बनेगा। मतलब सोशलिस्ट होगा या कैपिटलिस्ट, कौन सा धर्म मानेगा, जैसे इस्लाम या सेकुलरिज्म या क्रिश्चियनिटी। तो ऐसे अनगिनत बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस दौरान लिख देनी जरूरत है जब कंफ्यूजन फैला हुआ है, जब आजाद नहीं हुए हैं या आजादी पाने वाले हैं इस दौरान। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो रूल बुक है जिसमें देश के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस लिखे हुए होते हैं। और हर देश ने अपने आजादी से पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अमेरिका 1789 में आजाद होते वक्त अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इकलौते एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन सही मायनों में कहें तो वो अनरिटन नहीं है, वो भी रिटन है, बट हमारी तरह कॉम्बाइंड करके 2 साल 11 महीने 18 दिन बैठ के एक बार में नहीं लिखा गया है। उनका अलग अलग समय पे जब जब जरूरतें आई हैं तब तब उन्होंने लिखा है। जैसे 1216 में 1216 में जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट नहीं पता था, हमारे यहाँ राजा वाला सिस्टम चल रहा था, तो उन्होंने मैग्ना कार्टा लाया था। हमारे यहाँ भी ऑब्वियसली था नियमों कानून, लेकिन उन्होंने मैग्ना एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार किया, मैग्ना कार्टा लाया। फिर जब उन्हें जरूरत थी बिल ऑफ राइट्स तो बिल ऑफ राइट्स लाया, पार्लियामेंट ऑफ एक्ट लाया। तो ऐसे अलग अलग समय पे उन्होंने अलग अलग कानून पास किए और ये सब मिलके उनका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करता है। तो वो हमारी तरह किसी एक समय सीमा में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए हैं, इसलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन और इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट किया जाता है, बट इनके भी संविधान या प्रोसीजर, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन क्या बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कैसे चलेगा स्ट्रक्चर, इसके लिए अलग अलग कन्वेंशन, अलग अलग कस्टम्स या अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं सेपरेट। वो हमारी तरह एक बुक में अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कंसिडर्ड किया जाता है। वुडरो विल्सन ने कहा था, लिविंग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस मस्ट बी ड्रॉनियन इन स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस, thus a constitution instead of being static is a dynamic in nature। वुडरो विल्सन ने कहा था कि संविधान एक राजनीतिक किताब है, मतलब राजनीति के संदर्भ से लिखा गया है और ये स्टैटिक नहीं हो सकता। जब हमारा संविधान बना था उस वक्त जो जरूरी चीजें थी और आज जो है, दोनों कभी एक नहीं हो सकते। जरूरत, कंडीशंस, टेक्नोलॉजी समय समय पे बदलता आया है, तो उसमें अमेंडमेंट मतलब चेंज भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अ स्टैटिक, मतलब एक जगह कॉन्स्टिट्यूशन स्थिर नहीं रहने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होगा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। ये कहा वुडरो विल्सन ने। जैसे हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, मतलब आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स को बेसिकली ये समझें जैसे क्लास, स्कूल्स में जब हम जाते हैं तो क्लास 1 का A, 1 का B, 1 का C, 1 का D, ऐसे अलग अलग सेक्शन होते हैं।
लेकिन सब वन ही है। वैसे ही आर्टिकल फॉर्मुलेट किया गया, मतलब आर्टिकल 1 में क्या होगा, आर्टिकल 12 में क्या होगा, आर्टिकल 14 में क्या होगा, आर्टिकल 326 में क्या होगा, आर्टिकल 154 में क्या होगा, ऐसे अलग अलग आर्टिकल और उन आर्टिकलों का सब डिवीजन भी है, जैसे 1A, 1B, 1C। तो वैसे ही हमारे यहाँ 395 आर्टिकल्स हैं अलग अलग प्रोविजन पे। राष्ट्रपति कौन बनेगा, उसका प्रोसेस क्या है, अगर उसको अपना ये रेजिग्नेशन देना है तो किसको देगा, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री का कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन तो होता नहीं है अलग से, वो तो एमपी जो मेजोरिटी पार्टी का एमपी होता है, जो हमने ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया था। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट नॉलेज ना होने के कारण हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू किया था, देखा कि कहां से हमें क्या मिल सकता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरलैंड का कंसेप्ट है। फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका का कंसेप्ट है। तो ऐसे बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उधार लिए गए हैं, बोरो फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। उम्मीद है समझ में आ रहा है। तो आर्टिकल 1 ऐसे करके 395 आर्टिकल्स हैं और इसके साथ 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स। मतलब उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा नियम बनाने का पावर केंद्र सरकार के पास आता है, मतलब मोदी जी वाले सरकार के पास आता है, और कौन सा पावर दीदी वाले सरकार के पास आता है, मतलब राज्य सरकार के पास। तो शेड्यूल्स में भी 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट डिवाइडेड है। आज तक 2021 तक लगभग 105 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है। तो वुड्रो विल्सन के अनुसार अगर माने तो संविधान कभी भी स्थिर हो ही नहीं सकता, यह हमेशा चल रहा है और हमेशा इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगी। अभी तक लगभग 105 बार चेंज आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, उससे पहले सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं था, लेकिन जैसे ही 42nd अमेंडमेंट होता है उसके साथ ही 2 शब्द ऐड किए जाते हैं, सोशलिस्ट और सेकुलर। मतलब हमारे जो संविधान है उसके प्रियम्बल को दिखाया जाता है कि अब हमारा देश सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे चलेगा और हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, सेकुलर है, जहां पे हर धर्म संभव है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे कहा। जैसे एवी डाइसी ने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ रूल्स which directly or indirectly define and regulate the use of distribution of the power of a state। कहा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी ऑफ रूल्स है, मतलब जहां पे बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं जो डिवाइड करता है, सेपरेशन ऑफ पावर तैयार करता है कि कौन सा पावर लेजिस्लेटिव के पास होगा, मतलब कानून बनाने वाली बॉडी के पास होगा, कौन सा पावर कानून चलाने वाली बॉडी के पास होगा, और कौन सा पावर कानून न्याय करने वाली बॉडी के पास होगा। आगे फिनर कहते हैं, डॉक्टर फिनर कहते हैं द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरे कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट द एंड फॉर विच द ऑर्गन्स थ्रू विच गवर्नमेंटल पावर इज एक्सरसाइज्ड। यहाँ पे सारे पावर लिखे हुए हैं स्पेसिफिकली हर डिपार्टमेंट के, राष्ट्रपति के, सुप्रीम कोर्ट के। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, लेकिन अगर ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट को देखें तो उसके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हमने जब सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन लिया तो हमने अमेरिका को कॉपी किया, बोरो किया, लेकिन हमने ब्रिटेन से नहीं लिया क्योंकि उस दौरान उसके पास सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट ही नहीं था। उसका तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट बना है। तो हमें जो जो प्रोविजन चाहिए था, हमारा एंड्स ऑफ जस्टिस जिन जिन मुद्दों पे बनता है उनको ध्यान में रख के हम आगे बढ़े। अब बात आ सकती है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का लाभ क्या है, क्यों बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सर कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाते हैं ताकि एक नियम पहले ही लिख देने से अच्छा है कि कैसे चलेगा देश। जैसे आज आप ब्रिटेन में देखें, ब्रिटेन में जो लिज ट्रस थी उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी और ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनेंगे। दोनों अलग अलग पार्टी के नहीं थे, दोनों एक ही पार्टी के हैं, दोनों कंजर्वेटिव पार्टी के ही हैं। लिज ट्रस 45 डेज तक ही प्रधानमंत्री थी, उसके बाद उन्होंने देखा कि वो चला नहीं पा रही हैं, उनके बस का नहीं है, तो उन्होंने छोड़ा
और फिर पार्टी असेंबल्ड हुई कि अब तय किया जाए कि फिर से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर स्पेसिफिक नहीं होगा तो बहुत कंफ्यूजन फैल जाएगा। जैसे उनका अगला इलेक्शन 2025 में है, तो इस कंसेप्ट को, मतलब ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है, बनाने वाले, उनको तो पता है कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है, इसीलिए स्पेसिफिकली लिख दिया होगा कि जो पार्टी मेजोरिटी पाएगी वो 5 साल तक सत्ता चला सकती है, चाहे उसमें जितनी प्रधानमंत्री बदल लिया जाए, बदले जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि अगर कोई इलेक्शन में डिस्प्यूट है, किसी की गद्दी पाने में डिस्प्यूट है, तो सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकता है। जैसे महाराष्ट्र में जो इशू हुआ था, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी बाद में, उससे पहले बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी देवेंद्र फडणवीस को लेकर और दिखाया था कि हमारे पास मेजोरिटी है। बाद में इसको शिवसेना ने चैलेंज किया और जुडिशरी ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हाथ उठा के वोट देने का, संसद में बैठ के सारे एमएलएस का ऑर्डर दिया और हाथ उठा के वोट हुआ। उसके बाद पता चला कौन सी पार्टी के पास बहुमत है, तब शिवसेना को सरकार बनाने का मौका मिला। तो आप देखिए, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल्स हैं, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पहले पता था, क्योंकि वो ज्यादा ज्ञाता थे। तो उन्होंने हर प्रोविजंस को बारीकियों से लिखा। जो प्रोविजंस अपने से डाला जा सकता था वो डाला, और जो उधार ले सकते थे वो उधार लिया। इसके कारण ये बनाते बनाते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें हर प्रोविजन उम्मीद से रख दिया गया। जैसे अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर स्पेसिफिकली ना लिखा होता तो डिनायल का क्वेश्चन बनता। जैसे आज आपको राइट टू फ्रीडम राज्य को देना ही देना है। जैसे आज राज्य बाध है आपको राइट टू फ्रीडम देने के लिए, आपके फंडामेंटल राइट्स कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। इनफैक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी भी लग जाए देश में, तब भी आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते। और राज्य का काम है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये सारी बातें जो मैंने कहा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा तब ना मान के चलेगा कोई। अगर कानून लिखा ही नहीं होगा तो कोई मान के चलेगा ही नहीं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सर रिटन हो सकता है, अनरिटन हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि भारत का संविधान रिटन है और ब्रिटेन का संविधान अनरिटन है। अगला डिफरेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? ओरिजिनल एंड डेरिवेटिव। कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ओरिजिनल होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस डेरिवेटिव होते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव है, हमने बहुत सारे प्रोविजंस दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस को देख के बोरो किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका हमसे बहुत पहले आजाद हुआ था 1789 में, तो आखिर उसने कुछ ना कुछ तो ओरिजिनल किया। तो जो ओरिजिनल प्रोविजंस हैं वो काउंट होते हैं कि उनके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, और हमने बहुत सारा चीज तो दूसरों से लिया, इसलिए डेरिवेटिव कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं। अगला डिफरेंस किस स्टेज पे है? रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके देश में कानून बनाना थोड़ा आसान है, मतलब अगर सिर्फ लोकसभा बैठ के कोई भी एक बेसिक फंडामेंटल राइट चेंज करना चाहे या कोई सैलिएंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना चाहे और 1/3 मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा पे चेंज कर ले, तो ये फ्लेक्सिबल हुआ। लेकिन अमेरिका में अगर कुछ चेंज करना है तो वहां के संसद को कांग्रेस कहते हैं, जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, द सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ द पीपल। तो सेनेट और हाउस ऑफ द पीपल को 2/3 से कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, वो चेंज को बिल पास कराना होगा 2/3 मेजोरिटी से, सेनेट में भी और हाउस ऑफ द पीपल में भी। उसके बाद वहां पे 50 राज्य हैं, हर 50 राज्यों के विधानसभा में जाएगा वो, और वहां कम से कम 3/4 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि वो रिजिड है, मतलब वहां पे ऐसे ही कोई संविधान में चेंज लाना आसान नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में 2/3 मेजोरिटी से ही चेंज लाया जा सकता, वहां पे राज्यों में भेजने की कोई जरूरत नहीं है, संसद ने कह दिया, पार्लियामेंट ने कह दिया, बस वहीं पास हो जाता है। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। हमारा देश
ना ही पूरा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वाला देश है, ना ही पूरी रिजिड। कुछ प्रोविजंस जो है वो पार्लियामेंट खुद चेंज कर सकता है, कुछ सिंपल मेजोरिटी से, कुछ प्रोविजन 2/3 मेजोरिटी से पास कर सकता है, और कुछ प्रोविजंस हाफ जो स्टेट्स है हमारे 29 स्टेट्स, उसके हाफ का पास कराना होगा उनके विधानसभा में, तब जाके वो रेटिफाइड होता है। मतलब संसद से, लोकसभा और राज्यसभा से पास कर देना होगा, यहां से पास करके राज्यों में भेजना होगा, राज्यों के कम से कम आधे राज्य, 29 में से आधे राज्य उसको रेटिफाइड करें, मतलब कहें कि हाँ हम इस अमेंडमेंट से खुश हैं, तब जाके वो बदलाव आएगा। तो भारत का जो संविधान है वो ना ही पूरा फ्लेक्सिबल है और ना ही पूरा रिजिड है, ये मिक्स्ड है। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट नोट करें, जैसे आपका जो क्वेश्चन आंसर है इस पे वो आएगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स क्या हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के डीमेरिट्स क्या हैं या मेरिट्स क्या हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, उसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे। और इसके साथ ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना भारत का, उसके पीछे की जो हिस्ट्री थी वो पढ़ना है। तो दो पार्ट में बचा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इन दो पार्ट में ये आपका चैप्टर बना हुआ है। तो पहला पार्ट मैंने समझा है। अब दूसरे पार्ट से बात करते हैं, जिसमें पहले पढ़ेंगे प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, मतलब एक देश कैसा होगा। जैसे हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज में प्रस्तावना लिखी होती है, प्रियम्बल। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ते हैं और वेस्ट बंगाल की बुक लिए हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे, आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज पे प्रियम्बल छपा हुआ है, जो कि आज तक आपने नोटिस नहीं किया हो। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसे निकालें और हम लोग साथ में पढ़ते हैं। प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी मतलब कौन, हम। ये हम जो है इसमें अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, जो भी जाति, ऊंचा वर्ग, गरीब वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सिया, सुन्नी, इस वी में सब आते हैं। तमिलियन, गुजराती, बिहारी, मराठी सब आएंगे। वी मतलब ये जो 29 स्टेट्स हैं इसके हर एक इंसान और साथ ही साथ जितने हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं सभी लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम शपथ लेते हैं कि हम भारत को ऐसा एक देश बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे, और ये सारी चीज हम अपने नीचे कही गई अपने हर जनता को प्रोवाइड कराएंगे। क्या देंगे? जस्टिस देंगे। किस प्रकार की जस्टिस? जिसमें सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और राजनीतिक न्याय हो। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी देंगे, अपने लोगों के लिबर्टी को सिक्योर किया जाएगा। कैसी लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसके साथ इक्वालिटी भी रहेगी सभी लोगों की। कैसी इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। इसके साथ ही साथ फेटर्निटी मानेंगे, हम सभी लोग आपस में एक फेटर्निटी रखेंगे, भाईचारा, ब्रदरहुड रखेंगे। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये भाईचारा हम आपस में रखेंगे और देश को एक साथ रखने का कोशिश करेंगे, हम शपथ लेते हैं। और 15 अगस्त हम इस साल हर साल इसलिए मनाते हैं ताकि अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम किस गुलामी से बाहर निकले हैं और अपने जो एस्पिरेशंस हैं, जो हमने संविधान में लिखे हैं, जो इन बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि हम अपने देश को ऐसा बनाएंगे, तो हम उसी की शपथ लेते हैं कि हम अपने देश को वैसा ही रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान में ये पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर एक वर्ड का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जो संविधान है इसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। तो ये था सर हमारा प्रियम्बल, जो कहता है कि हम कैसे देश बनेंगे। हम बनेंगे एक सोवरेन देश। सोवरेन मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटेन भारत छोड़ के जा रहा है और अब
हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स खुद संभालेंगे, इसलिए हम एक सोवरेन स्टेट हैं और रहेंगे। सोशलिस्ट जो शब्द है वो 1977 में 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया, सोशलिस्ट और सेकुलर। गवर्नमेंट को लगा कि हमारा देश कहीं प्राइवेटाइज ना हो जाए। जैसे हमारा देश एक बहुत अमीर देश है ऐसा नहीं है। हमारे देश में कुछ लोग मतलब 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, लेकिन हर कोई ये नहीं पहन सकता और हर कोई ऐसा नहीं खा सकता। कुछ लोग मशरूम्स खाते हैं लेकिन हर कोई नहीं खा सकता सर। इसलिए राशन दुकान भी बरकरार रखा गया, क्योंकि ये सोशलिस्ट फॉर्म है। सोशलिस्ट मतलब जहां पे अमीरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीर रहें समाज में, लेकिन गरीबों के लिए थोड़ी दया दिखाई जाए, उनके लिए भी कम दाम पे राशन मिले, उनके लिए भी अलग अलग फैसिलिटीज दी जाए। जैसे आज रेलवे अगर प्राइवेटाइज्ड रहता तो लोकल ट्रेन में आप कभी भी 5 रुपए में तो पक्का ट्रेवल नहीं कर पाते। ये सोशलिस्ट अप्रोच है। अगर आज आप 5 रुपए में ट्रेवल कर पाते हैं एक ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, तो थैंक्स टू सोशलिज्म, सोशलिस्ट अप्रोच कि सरकार ने उसे टेक ओवर करके रखा है और आज आप 5 रुपए में ट्रेवल कर पा रहे हैं। कल जब ये कैपिटलिस्ट हो जाएगा, जब ये प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी, तब आप देखेंगे कि ये 5 रुपए में आप जिंदगी में कभी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस वर्ड को ऐड किया गया सोशलिस्ट, ताकि सरकार हमेशा इस ध्यान में ही कानून लाए, अगले कानून, कि देश जो है वो सोशलिस्ट है। मतलब यहां गरीबों के बारे में भी सोचना है। जहां पे सब्सिडी के साथ गैस दिया जाता है, किरासन तेल बांटा जा रहा था जो कि अब बंद कर दिया गया, राशन दुकानों में सामानें मिलती हैं, क्योंकि ये सोशलिस्ट देश है। इसलिए सेक्युलर, हमारा देश, हमारे देश में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अब जब आज़ादी मिली थी तब ऐड करना, सबको लाना साथ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सब आ तो गए लेकिन प्रॉब्लम बनी हुई है। इसको कुछ पार्टी नकार सकती हैं और कुछ पार्टी कह सकती हैं कि ये गलत है, लेकिन सेकुलरिज्म जो शब्द है उसको इस अप्रोच से लाया गया कि एक देश में जब सभी लोग रह रहे हैं, हर धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो सेकुलर वर्ड लाया ताकि हर धर्म संभव, मतलब हर धर्म, इस देश का अपना कोई धर्म नहीं है लेकिन इस देश में सभी धर्म रह सकते हैं, इस कंसेप्ट से लाया गया। अगर आप सिर्फ हिंदुइज्म के कंसेप्ट से देखेंगे या सिर्फ इस्लामीकरण के कंसेप्ट से देखेंगे तो शायद आप कहीं बायस्ड हैं, मतलब सिर्फ एक चश्मा पहन के देख रहे हैं। अगर आप इस हिसाब से समझे कि अगर धर्म के आधार पे बना होता तो ज्यादा बढ़िया होता, तो अफगानिस्तान में जो अभी मतलब जो हो रहा था, तालिबान कर रहा था, मारने वाले भी मुस्लिम और मरने वाले भी मुस्लिम। पाकिस्तान कौन सा डेवलप्ड हो गया है, जबकि इस्लामिक कंट्री है, आए दिन कभी ना कभी मस्जिदों में बम फूटता रहता है, तो वो कौन से धर्म के हैं फिर। इसलिए मतलब हमें चेंज लाना है, लेकिन मतलब उसका एक रीजनिंग होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, तब चेंज होना चाहिए। तो सरकार को लगा कि ये सेकुलर वर्ड ऐड करना बहुत जरूरी है। आप मुझसे ओपिनियन में डिफर कर सकते हैं, लेकिन मेरी भी एक ओपिनियन है और आपकी भी। अगला वर्ड है डेमोक्रेटिक। हम अपने देश को डेमोक्रेटिक बनाएंगे, जहां पे इलेक्शंस के कारण ही मुखिया से लेके प्रधानमंत्री, मतलब एक गांव का प्रधानमंत्री भी इलेक्शन से चुना जाएगा और प्रधानमंत्री भी इलेक्शन से चुना जाएगा। कहीं भी कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। भारत में एक छोटा सा मेडिकल काउंसिल होता है, उसका भी इलेक्शन होता है। भारत में एक सोसाइटी, अगर सोसाइटी का मतलब बिल्डिंग्स हैं जहां पे बहुत सारे फ्लैट ओनर्स हैं, तो उनका भी इलेक्शन होता है ना। तो भारत अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच अंदर इलेक्शन हुई, जहां पे शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कॉन्टेस्ट किया प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो हम अपने देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, जहां पे पीपल्स रूल होगा, जनता का शासन होगा और जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। अगला रिपब्लिक, ये फिर से पब्लिक के हाथ में आया। मतलब पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी, आज ऐसा कोई गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चलाएगी। यहां पे जो आज गवर्नमेंट है, मोदी जी, आप भले उनसे डिफर करें, मतलब वो अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन
वोट तो जनता ने दिया था, हमने चुना है। या 100% में कम से कम 60% लोग का दिल तो मोदी जी के लिए धड़कता है। तो रिपब्लिक, पब्लिक ने खुद क्लेम करेगी अपनी गवर्नमेंट, पब्लिक खुद बनाएगी अपने गवर्नमेंट, तो हमने रिपब्लिक लिया। तो हम ऐसा बनाएंगे अपने देश को, और अपने देशवासियों को क्या देंगे? अपने देशवासियों को जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। कैसा न्याय देंगे? सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे और राजनीतिक न्याय देंगे। आज महिलाओं को नौकरी करने से कोई रोक नहीं सकता, आज महिलाओं को राजनीति में इलेक्शन लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे संसद में सिर्फ 74 महिलाएं हैं, 74 लोकसभा में। तो अगर 74 महिलाएं हैं लोकसभा में तो 545 तो मेंबर्स होते हैं, और 74 तो ये आधा भी नहीं हुआ, मतलब अभी बहुत दूर जाना है। तो क्या ये न्याय है? नहीं है सर, लेकिन हो रहा है। जहां 10 थे वहां 74 आया है, कभी ना कभी तो ये बराबर पोर्शन में पहुंच ही जाएगा। इक्वल लिबर्टी देंगे अपने लोगों को। कैसा लिबर्टी होगा अपने लोगों के पास? मतलब भारत की नागरिक के पास थॉट, वो जो चाहे वो सोच सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वो पूजा कर सकता है, किसी भी धर्म का हो। अगर हमें ये बात खराब लगती है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वो सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं और रास्ते रोक देते हैं, तो हम लोग जो हिंदू हैं वो भी जब दुर्गा पूजा आता है या कोई समारोह होता है तो हम भी रास्ते पे ही पंडाल तैयार होता है या गली बंद रहती है कुछ दिनों तक, 9-10 दिनों तक। तो यही है वो फ्रेटर्निटी, उस भाईचारे की बात की जा रही है ये, क्योंकि उसी के बेस पे ये चलेगा। लड़के अगर चल जाता तो अफगानिस्तान तो अमेरिका होता, लड़कर नहीं चलेगा। उस फ्रेटर्निटी जो लास्ट पॉइंट पे लाया गया है हमारे प्रियम्बल में कि देश के लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, उस पे इक्वालिटी होगा। हमारे सभी जनता को इक्वालिटी दी जाएगी जो पहले नहीं दी जा रही थी। किस चीज की इक्वालिटी? सभी समान है स्टेटस में, मैं अमित हो या अंबानी, सब बराबर हैं। अपॉर्चुनिटी, मुझे जो नौकरी का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है वो मेरी पत्नी या मेरी बहन, किसी को भी मिल सकती है। छोटी जाति की कोई अगर महिला है उनको भी मिल सकता है, बस उसकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, किस जाति से है वो नहीं। एंड प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और समाज में सब में इक्वालिटी बनाई जाएगी और लाई जाएगी। इसके साथ फ्रेटर्निटी मैंने समझाया। तो हमारा प्रियम्बल इतना कुछ कहता है सर, हमारा प्रियम्बल कहता है कि हम अपने देश को ऐसा बनाएंगे। ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब जब 1950 से चले थे तब ये सोच के चले थे कि हम अपने देश को ऐसे बनाएंगे। आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो फुलफिल हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो ऐसा तो कोई भी देश, मतलब आइडल देश तो नहीं हो सकता ना। आदर्श इंसान आदर्श नहीं हो सकता तो देश कैसे आदर्श हो सकता है? जिस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो क्रिटिसाइज करने के बजाय जो चेंजिंग हम अपने में ला सकते हैं वो जरूरी है। अब बात करते हैं कि आखिर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कैसे, जिसमें हमें लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो आखिर कैसे अंग्रेज मान गए कि आप संविधान बनाओ, और संविधान कहाँ बैठ के बनाया गया और कैसे कैसे बनाया गया और कौन कौन लोग शामिल थे। बाद में मिस कर गया कि जब संविधान बना था तो आर्टिकल 395 थे और शेड्यूल 10 थे। आज आर्टिकल 394 हो चुका है, मतलब 394A तक, और शेड्यूल 12 है। तो इतना कुछ चेंज आया है, और हमने अमेंडमेंट अब तक 105 किए हैं 2021 के अनुसार कह रहा हूँ। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री के बारे में कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कैसे। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी चाहिए, मतलब एक घर चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए जहां पे हमारी जनता हमारे। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पहली बात कुछ लोग चाहिए जो एक्सपर्ट हों, और उनके बैठने के लिए एक जगह चाहिए, मतलब असेंबली। तो जिस बॉडी ने संविधान बनाया था उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा। मतलब संविधान सभा के लिए पहले हमने मांग किया कि हमें पहले संविधान सभा बनाने दिया जाए अंग्रेजों से, और हमें संविधान बनाने का परमिशन दिया जाए। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे संविधान में चेंज ला दे रहे हैं, रिफॉर्म्स ला दे रहे हैं। जैसे पहले 1947 से पहले अंग्रेज 3 कानून लाए थे, एक 1919 का कानून, एक 1909 का कानून और एक 1935 का कानून।
ये 1935 को कानून को ही लेकर ज़्यादा दिन तक उन्होंने हम पे शासन किया और हर समय समय पे वो कानून लाते और जब भी हम मांगते कि भैया हमको हमारा अधिकार चाहिए तो वो कहते रुको हम इसमें अभी अमेंडमेंट करके देता है। कितने लोग बैठते हो तुम लोग प्रोविंशियल असेंबली में? 5 लोग, अब 10 बैठोगे। तो इस बात से ये हर बार हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता था। लेकिन भैया समय का घड़ा भर रहा था, मतलब अब आज़ादी नज़दीक आ रही थी और हमारे नेता अब व्याकुल हो उठे थे कि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है, हमें हमारा संविधान बनाने का परमिशन दिया जाए और हम अपना संविधान खुद बना लेंगे। ठीक है, तो हम डिमांड कर रहे थे कि भैया हमें आज़ादी दो और हमें संविधान बनाने का परमिशन दो। उस वक्त जो नेता इसमें आगे थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ये सभी लोग डिमांड कर रहे थे अपने अपने तरीके से, सुभाष चंद्र बोस। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी मांग रखी। तो 1933 में 1933 में व्हाइट पेपर जारी किया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लोग चिंता ना करो, हम कुछ चेंजिंग ला देंगे, जो जो तुम डिमांड कर रहे हो उस डिमांड में से हम कुछ 1935 के कानून में चेंज ला देंगे। लेकिन 1936 में 1936 में कांग्रेस, उस वक्त की सबसे मेन पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस क्योंकि इकलौती पार्टी थी जिसने हर एस्पेक्ट ऑफ लोगों को रोक के रखा था। मतलब जहां पे तमिल के नेता थे, जहां पे केरल के नेता थे, मतलब हर भारत के हर कोने के नेता कांग्रेस के नेता थे, मेंबर्स थे। तो इन लोगों ने एक लखनऊ में अधिवेशन किया 1936 में और जवाब दिया अंग्रेजी सरकार को कि हमें किसी प्रकार का फॉरेन गवर्नमेंट का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का परमिशन चाहिए और संविधान सभा चाहिए। आज जो आप पार्लियामेंट देखते हो, पार्लियामेंट जो गोल चक्कर में जो आपने पार्लियामेंट देखा है, जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले संविधान सभा बनाने का काम वहीं किया गया था, मतलब उसी को संविधान सभा कहा जाता था। लेकिन जब संविधान बन गया तो अब संविधान सभा की जरूरत नहीं थी, तो संविधान सभा आउट और उस भवन को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो वहीं पे उसी बॉडी को हम मांग कर रहे थे कि भैया यहाँ पे बैठने दो, यहाँ पे हमें अपने लिए संविधान बनाना है। अब धीरे धीरे कांग्रेस का जो डिमांड था वो बढ़ने लगा। कांग्रेस 1937 में, 1939 में अलग अलग प्रपोजल लाके अलग अलग समय पे अपनी मांग जाहिर करने लगा, कहने लगा कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, है ना, और पूर्ण आज़ादी के साथ साथ हमें अपना संविधान बनाने का परमिशन चाहिए। जिस बात पे अंग्रेज हर बार नकार देता था, जिसमें हमें कुछ ना कुछ लॉलीपॉप या किसी ने मंत्री को सेट करना या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में थोड़ा मेंबरशिप बढ़ाना, ऐसे बहुत बार टेक्टिक्स अपनाए गए। लेकिन धीरे धीरे हमारी मांग एक जगह पे जाके अटक गई कि अब हमें आज़ादी चाहिए। यहाँ पे जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खिलाफ था। मुस्लिम लीग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। कांग्रेस के अलावा अगर और कोई पार्टी भारत में थी तो वो थी मुस्लिम लीग। पार्टी और थे, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, लेकिन भारत की जनता उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ चल रही थी। तो उस वक्त जब कांग्रेस अपने प्राइम फेज पे था तो उस दौरान कांग्रेस के सामने एक ही ओपोनेंट था, वो था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1906 में बना था, जिसका प्राइम मोटिव ये था कि मुस्लिमों की प्रोटेक्शन, और एक जो उसमें नेता थे उनका प्राइम टारगेट था कि एक अलग देश बनाया जाए, क्योंकि अलग देश बनेगा तो अलग सरकार बनेगा, अलग सरकार बनेगी तो उन्हें अलग गद्दी मिलेगी, अलग पहचान मिलेगा। क्योंकि अगर यहां बनते तो शायद मतलब प्रधानमंत्री तो नेहरू ही बनेंगे, इसके बाद वो जो बनते वो एजुकेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, अलग अलग मिनिस्टर बनते। यहाँ पे खुद के जो एस्पायरेशन थे वो ज्यादा मेन काम कर रहा था। कुछ सेट ऑफ लोग जो मुस्लिम लीग को चला रहे थे उनकी चाह अपनी कुछ ज्यादा थी, रेदर देन, मतलब जैसे देखो जो नेता थे मुस्लिम लीग के वो तो पहले पाकिस्तान जा चुके थे, और जो जनता गई वो तो लंगड़ते लंगड़ते मार पीट कितना कुछ हुआ आने जाने वालों के बीच। तो यहाँ पे कुछ लोग चाहते थे कि पाकिस्तान बने और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विरोध में थे।
क्योंकि उनको मालूम था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा उसमें अगर 300 लोग भी हों तो मुस्लिम लीग के कितने मेंबर होंगे? 50। तो इनकी क्या बातें मानी जाएंगी? कोई बातें नहीं मानी जाएंगी। मतलब कोई भी बिल पास कराने के लिए भैया मेजोरिटी चाहिए, तो कांग्रेस के पास मेजोरिटी होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये मुस्लिम लीग को पता था और इसीलिए मुस्लिम लीग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विरोध कर रहा था, क्योंकि अगर वो इसका मेंबर बनेगा तो वो भारत में रहने का हिस्सेदारी मांग रहा है, जबकि उसका तो टारगेट ये था नहीं। उसका टारगेट था कि भैया हमको अलग देश चाहिए, जिस बात को हवा दे रहा था ब्रिटिश सरकार। और ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान की भी आज़ादी कंफर्म की। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, मतलब प्रपोज था, बनाया गया था, जिसमें 296 मेंबर्स थे और पाकिस्तान वाला हिस्सा अलग होने के बाद बहुत सारे लोग उधर चले गए, क्योंकि अब तो उनका असेंबली उधर बनेगा ना, वो लोग अपना संविधान उधर बनाएंगे। तो लगभग 229 ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स रहे और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके 93, और ऐसा मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप तैयार हुई थी। अब एक ऐसा समय आया 1939 के आसपास जब वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, और अब ब्रिटिश सरकार शायद उतनी मजबूत नहीं थी कि अपनी कब्जे लगभग वर्ल्ड के हर देश को अपना गुलाम बना के रख पाए, क्योंकि छोटे छोटे देश अपना सर उठाने लगे थे। अब युद्ध का माहौल आ गया था। तो जिस फ्रंट पे जापानीज आ चुकी थी आर्मी, वहां पे हमारी आर्मी मतलब इंडियन लोगों की जरूरत थी। तो क्रिप्स एक ऑफर देता है कि सेकेंड वर्ल्ड में, जिसको क्रिप्स ऑफर कहते हैं 1942 के आसपास, कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करती है, तो खत्म होने के बाद, युद्ध जब खत्म होगा तो हम आपको आजाद कर देंगे। इस उम्मीद में महात्मा गांधी और जो हमारे कांग्रेस के नेता थे उन्होंने ये परमिशन दिया कि ठीक है, हमारी आर्मी को वहां लगाया जाए, ताकि अगर उसका दिल पिघले तो शायद हमें आज़ादी मिल जाए और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का परमिशन भी मिले। इसके साथ ही फाइनल डिसीजन आया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका मिला था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। कैबिनेट मिशन प्लान मई 1946 में आया था, की मदद से ही भारत के लोगों को यह परमिशन दिया गया कि भैया आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, अब धीरे धीरे वर्ल्ड प्रेशर बनने लगा था कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। इस प्रेशर के कारण भारत को आज़ाद करने का मन बन चुका था, जिसके द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था 1947 में, जिसके मदद से भारत को आज़ादी मिली थी। और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का और अपना संविधान खुद तैयार करने का परमिशन मिल गया, जिसमें हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के अपने संविधान तैयार किए थे। अब सवाल आया उस वक्त कि भैया फिर से इलेक्शन कराया जाए पूरी जनता में, जैसे इलेक्शन होता है एमपी के वक्त, वैसा एक इलेक्शन करवाया जाए, तब ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन बैठेगा ये तय किया जाएगा। लेकिन ऐसा किया गया कि अगर, जैसे उस दौरान तो पहली बात इलेक्शन कमीशन नहीं था हमारे पास इतना बड़ा, हमारे पास उतना पॉपुलेशन का सबका चार्ट नहीं था, तो इलेक्शन कराना बहुत टाइम टेकिंग था। इसीलिए क्या किया गया, जहां जहां प्रोविंस थे, जहां जहां असेंबली थे, कहां कहां असेंबली थे, मद्रास में असेंबली था, जैसे आज विधानसभा है, मद्रास में असेंबली था, बॉम्बे में था, सेंट्रल प्रोविंस में था, उड़ीसा में था, पंजाब में था, सिंध में था, बंगाल में था। तो जहां जहां प्रोविंस था हर जगह सदन था, हर सदन से कुछ कुछ मेंबर्स आए इलेक्शन के जरिए, वहां पे इलेक्शन कराए गए और वहां से लिया गया, क्योंकि अगर यूनिवर्सली इलेक्शन करवाया जाता भारत में तो शायद बहुत समय लग जाता। तो उन प्रोविंसों से, उन विधानसभाओं से कुछ कुछ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाए गए और इसकी संख्या हुई थी 296। लेकिन जब मुस्लिम लीग अलग हो गया और वो पाकिस्तान चला गया तो इसकी संख्या हो गई थी 229 लोग। प्रोविंशियल असेंबलीज की बात मैंने की, इसके अलावा 93 और लोग थे जो कि प्रिंसली स्टेट से थे। प्रिंसली स्टेट मतलब वो जो इंडिपेंडेंट था, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, मतलब कोई राजा, कोई कुंवर, कोई राजकुमार शासन कर रहे थे, तो उनको भी इसका मेंबर बनाया गया। क्योंकि राजस्थान को जोड़ा गया, हैदराबाद को जोड़ा गया, तो भैया अगर उनको भी मेंबरशिप नहीं दिया जाएगा तो वो मानेगा कैसे। तो ऐसे मिला के तैयार हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें
ये 229 मेंबर्स जो प्रोविंशियल असेंबली से आए थे और साथ में 93 जो प्रिंसली स्टेट के राजा रानी जो इंडिपेंडेंट थे, जो बच गए थे, जो ब्रिटिश सरकार के पावर में नहीं आते थे, इन सभी बैठे। और अब हमारा ये टारगेट था कि हम अपने लिए संविधान बनाएंगे। और ये संविधान बनाने की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठी। जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके जो इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे वो थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसके परमानेंट प्रेसिडेंट मिले 11 दिसंबर 1946 को, जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम बहुत सारा है। मतलब अभी आपको यह भी देखना है कि आपके संविधान कौन कौन से देश से लेना है, तो इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए। स्पेशल कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही एक कमेटी बनाया गया जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 7 लोग कौन कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयनगर, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्तर, DP खैतान, BL मित्तर। 7 लोग थे, जो कि 7 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन बने। इस कमेटी का काम था कि भारत को एक बहुत बढ़िया और किसी भी एस्पेक्ट को मिस किए बिना एक संविधान बना के देना। जो संविधान मैंने अभी आपसे चर्चा किया वो तो सिर्फ प्रियम्बल चर्चा किया। बाकी 8th चैप्टर में बात होगी जहां पे हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। अभी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक पार्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री और प्रियम्बल पढ़ रहे हैं। तो BR अम्बेडकर वाली जो कमेटी थी जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमें संविधान बना के दिया। इसने हर एक प्रोविजन, हर एक देश का, जैसे BR अम्बेडकर के पास 9 डॉक्टरेट डिग्री थी। मतलब आज भी शिकागो में उनके ऊपर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना। तो ये बहुत महान इंसान थे, तो इनके पास हर एक नॉलेज था, तो इनको तो रखना ही रखना है ना। तो इन्होंने गाइड किया। अब जैसे ये जिस समाज से आते हैं वो पिछड़ा हुआ समाज था, पिछड़े हुए समाज से आए थे, इसीलिए इन्होंने हर पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन देने की कोशिश की। और ये जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट था ये इनका था, क्योंकि अगर आज आप भी किसी ऐसे एस्पेक्ट से आते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप भी उसी बैकग्राउंड को ठीक करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो इक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर एक बस में लेडीज सीट न रहे तो शायद कोई भी लेडीज सुबह ऑफिस आवर्स में उसको सीट नहीं मिलेगा बैठने के लिए, क्योंकि जो मेन होंगे, जेंट्स होंगे, वो ऑलरेडी बैठ चुके होंगे, तो उन्हें खड़े होकर जाना पड़ेगा। तो एक स्पेशल प्रेफरेंस देना ही जरूरी है। तो वैसे ही BR अम्बेडकर ने संविधान बनाते वक्त रिजर्वेशन रखा, ताकि जो पिछड़ा है, जो जिसके पास सुविधाएं नहीं है, उसको ऐसी सुविधाएं दी जाएं ताकि वो दोनों बराबर जगह पे पहुंचे। तो रिजर्वेशन का प्रोविजन डाला गया और इस तरह से, इस प्रकार से हमारा संविधान कंप्लीट किया गया। 26 नवंबर 1949 को इसको हमने अपना लिया संविधान सभा में खड़ा हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो अगर बात करें कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स क्या क्या है, तो पहला, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा संविधान किसी का लिखा हुआ नहीं है। दूसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लिखा हुआ है पूरे रूप से। तीसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारी सरकार पार्लियामेंट के अनुसार चलती है, सेम एज लाइक ब्रिटेन। ब्रिटिश सरकार में जो पार्लियामेंट सिस्टम है हमने वो अपनाया। चौथा, फेडरल स्ट्रक्चर, यहां पे हमने कॉपी किया अमेरिका से। अमेरिका में 50 राज्य हैं, हमारे देश में 29 राज्य हैं। एक केंद्र सरकार है और बाकी राज्य हैं छोटे छोटे। तो मेन पावर जो है, सेंट्रल पावर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया और कुछ पावर जो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी पावर है वो राज्यों को भी दिया गया कि भैया तुम राज्य भी चलाओ, लेकिन तुम देश से बाहर नहीं हो। तो यहां पे पावर डिवाइड कर दिया गया, मतलब पावर सेंटर और स्टेट में दिया गया। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बना गया है। आगे, हमारा देश में सोवरेन है, हमारा देश सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। मीनिंग
पहले ही समझा दिया। आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमारे संविधान में एक पार्ट है जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें क्या किया, उस संविधान में वो राज्यों की ड्यूटीज हैं, मतलब पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं इनकी ड्यूटीज लिखी गई कि राज्य अपनी जनता को ये सारी चीजें देगा, जैसे साफ पानी, क्लीन एनवायरनमेंट, है ना, ये सारी चीजें देगा, या ऐसे स्कोप बनाएगा कि लोग वो ले सकें। लेकिन ये एनफोर्सिबल, मतलब अगर राज्य देने में फेल हो जाए तो आप राज्य के ऊपर केस नहीं कर सकते। एक प्रपोजल दिया कि राज्य को इस मैंडेट के अनुसार चलना है। आगे संविधान में स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स लिख दिए गए। पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, क्योंकि भारत में सभी के पास राइट टू प्रॉपर्टी अवेल नहीं किया जा सकता, सबको बराबर बराबर राइट टू प्रॉपर्टी मिल नहीं सकती। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 12 तक के बीच में कहा गया है कि सिंगल सिटीजनशिप है, जिसमें हम सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं, ना ही किसी बिहार के, बंगाल के और केरल के और फिर इंडिया के, ऐसा नहीं, दो नहीं, एक। हमारा संविधान ना ही पूरी तरह से रिजिड है, ना ही पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, ये पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है। तो ऐसे खत्म होता है आपका 6th चैप्टर। उम्मीद है समझ आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो जो थैंक यू सर, अरे दिल ले लेता है पूरा, थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्द ही।